हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया मैं स्निग्धा। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर पेपर 2 पेपर का। और आज हम पढ़ेंगे सीड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसमें जो सब चैप्टर्स है वो है सीड टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड डिस्कशन करेंगे, सीड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज इसके बारे में भी पढ़ेंगे, सीड सर्टिफिकेशन क्या है, सीड टेस्टिंग एंड स्टोरेज क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड सीड रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन सीड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ये कैसे होता है, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग इन इंडिया इसके बारे में भी देखेंगे, एंड कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशूज के बारे में देखेंगे, डब्ल्यूटीओ इशूज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। सी टेक्नोलॉजी में ये सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड थे यूपीएससी सिलेबस में, तो इन सभी को के बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो जिनको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जिनको मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है एग्रीकल्चर की, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भाग लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सी टेक्नोलॉजी का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे सीड टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। टेक्नोलॉजी है क्या सीड का, एंड इट्स इम्पोर्टेंस क्या है इन एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली। इसमें हम साइंस की एक्सप्लोर करेंगे, सीड साइंस है क्या, उसकी कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एग्रीकल्चर इसके बारे में भी बात करेंगे, एंड फ्रॉम प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में कैसे ये भाग लेता है इससे टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज सी सीड। सीड किसको बोलते हैं? अगर डेफिनेशन की बात करें तो एनी प्लांट पार्ट, कोई भी अगर प्लांट पार्ट हम यूज करते हैं उससे एक क्रॉप को रेज करने की, तो इसको कंसिडर किया जाता है एक सीड के हिसाब से। ठीक है, इसमें इंक्लूड हो सकता है, मतलब ट्रू सीड और सीडलिंग इंक्लूड हो सकता है, कटिंग्स, जिस प्लांट पार्ट को हम कट करके लगाते हैं और उससे प्लांट्स और एक बार होते हैं, राइजोम्स वगैरह यूज करते हैं हम सीडलिंग के लिए, ग्राफ्स एंड रूट्स भी हम यूज करते हैं, पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ग्राफ्स को भी यूज किया जाता है, कटिंग्स को, राइजोम्स को यूज किया जाता है, तो ये सभी को सीड कहते हैं। लेकिन सीड टेक्नोलॉजी जो चीज है वो पर्टिकुलरली सीड से, मतलब जिसको हम खाते हैं उसी के ऊपर आधारित है ये सारे चैप्टर। ठीक है, तो बॉटनिकल डेफिनेशन अगर हम कहें तो ये हो गया ब्रॉड डेफिनेशन में, हम हर एक चीज को इंक्लूड करके सीड के डेफिनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर बॉटनिकल डेफिनेशन बोले किस चीज को पर्टिकुलरली सीड बोला जाता है, तो सीड इज ए फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओवल, ठीक है, consisting of an embryo together with a store of food all surrounded by protective coat। यहाँ पे मैंने इसी वजह से पिक्चर दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो ये एक फर्टिलाइज्ड मैच्योर्ड ओवल है, जिसमें आपका एम्ब्रियो एम्ब्रियो जो होता है ये इंक्लूडेड होता है। कौन कौन सी चीज लेकर ये बनता है? विथ ए स्टोर ऑफ फूड, जिसमें जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टोर होके रहते हैं कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, एंड इसको एक सराउंड किया जाता है प्रोटेक्टिव कोट के द्वारा। ठीक है, जिसको जैसे कि आलमंड सीड हो गया, बहुत सारे सीड्स जब हम खाते हैं या फिर जब हम उसको उगाने के लिए लेते हैं तो उसको भिगाया जाता है ताकि इस प्रोटेक्टिव कोट को हम सॉफ्ट कर सके, ताकि यहाँ से सीड जर्मिनेशन हो पाए। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चरल कंटिन्यूटी। जैसे हमारे रिप्रोडक्शन में, हमारे फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन बीइंग में जैसे फर्टिलाइजेशन एग एंड स्पर्म काम करता है, उसी तरह से प्लांट में जो ट्रू सीडलिंग्स होते हैं वो सीड्स के माध्यम से होते हैं, और ये प्लांट की ट्रू रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, एग्रीकल्चर कंटिन्यूटी में भी ये सीड हेल्प करते हैं। तो ये सब क्यों मैटर करते हैं हमें? क्योंकि whether in its simplest form as a true seed or a vegetative propagule, the seed is the starting point of every crop cycle। अगर सीड नहीं होगा तो जैसे कि हमारे मैंने मतलब सीड अगर नहीं होगा तो आगे क्रॉप रिप्रोडक्शन कैसे होगा, आगे क्रॉप यील्ड कैसे होगा। तो ये जो होते हैं सीड, ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट कैरी करते हैं फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट। तो यही सीड ही तो है जहाँ पे हम डिफरेंट तरह की रिसर्च वगैरह करते हैं, हाइब्रिड सीड जनरेट करते हैं, हमारी पॉपुलेशन को आगे की जो इतने भास्ट पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए, उनको उनकी नॉरिशमेंट के लिए हमें फूड की जरूरत है। तो इस वजह से हमें जितने सारे जेनेटिक ब्रीडिंग होता है, जो भी हम रिसर्च वगैरह करते हैं, ये सीड को लेकर करते हैं। तो इसी वजह से
सीड का स्टडी करना, सीड का साइंस का स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर बन जाता है। ठीक है, फिर हम आएंगे टॉपिक पर, सीड की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंक्रीज क्रॉप यील्ड, तो सीड जो होता है वो एक क्रूशियल एंड मोस्ट बेसिक इनपुट होता है टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड फॉर यूनिट एरिया। हम जो यूनिट क्रॉप यील्ड कैसे हम मेजर करते हैं, एक यूनिट एरिया में जो क्रॉप कटिंग होता है कितना हम हार्वेस्ट करके उसका मेजरमेंट लिया जाता है, तो कैसे कितना हुआ है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं एक एकड़ लैंड में या फिर एक हेक्टर लैंड में कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, एक एक करके तो काउंट करना मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो बेसिक यूनिट एरिया एक पकड़ा जाता है एक फील्ड का, तो उसमें कितना हार्वेस्ट हुआ है उसको उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कितना क्रॉप यील्ड हुआ है एक जगह पे। तो ये एक फाउंडेशन होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, सेकेंड जो इम्पोर्टेंस है वो है ये एक ब्रिज मेंटेन करता है बिटवीन जनरेशन। जैसे हमारे जनरेशन और हमारे अगले जनरेशन में हम एक ब्रिज बनकर खड़े हुए हैं, उसी तरह से ये एक ब्रिज के हिसाब से एक टू जनरेशन में काम करता है। एंड ensuring continuity and the transfer of desirable traits across seasons। एक सीजन से दूसरे सीजन तक कौन कौन से ट्रेड जाने वाला है, वो सारी चीजें ये जनरेशन ये कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कैरेक्टर, जैसे हम अपने माँ बाप की कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं हम हमारे बच्चों तक, जैसे हमारे भी अंदर में हमारे माँ बाप की कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है, उसी तरह से ये एक मीडियम बनते हैं सीड थ्रू हुई जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ओके, और ये वेराइटल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज रेस्पॉन्स टू इनपुट्स। ठीक है, ओनली सीड्स ऑफ assured क्वालिटी कैन बी एक्सपेक्टेड टू रेस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर्स। अगर सीड एक अच्छी क्वालिटी की सीड होगी तो भी मतलब उसके अच्छी क्वालिटी की सीड ही ओनली एक अच्छी फर्टिलाइजर, एक अच्छी जो पेस्टिसाइड हो गया, एग्रीकल्चरल जो भी इनपुट्स हम प्रोवाइड करते हैं एक मैक्सिमम यील्ड के की एक्सपेक्टेशन में, अगर अच्छी सीड होगी तो ही वो अच्छे से रेस्पॉन्ड कर पाएगी। अगर सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम जितने भी फर्टिलाइजर डाल देते हैं, जितना भी अच्छी तरह की इनपुट हम डाल दें फील्ड में, तो हमारी यील्ड अच्छे नहीं आने वाला है। ठीक है, जो फिफ्थ लास्ट वन है वो है मल्टीपल वैल्यूज। सीड्स होल्ड इमेंस वैल्यू क्योंकि हम इसको फूड में यूज करते हैं, फीडिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, मेडिसिनल रिसोर्सेज के लिए भी काफी सारा सीड्स यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स भी यूज होते हैं सीड से, एंड ऑर्नामेंटल कमोडिटीज अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स, ऑर्नामेंटल कमोडिटीज के लिए भी बहुत सारे सीड्स को यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सीड। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन्स। ठीक है, सीड किसको बोलते हैं, ग्रेन किसको बोलते हैं। तो पहला डिफरेंस है एनी प्लांट पार्ट जो कि प्रोपागेशन के लिए यूज्ड होता है उसको हम सीड बोलते हैं, जैसे कि कटिंग्स, राइजोम्स, ग्राफ्ट्स एक्सेट्रा। बट ग्रेन होता है एक फाइनल प्रोड्यूस ऑफ ग्रेन क्रॉप्स यूज्ड फॉर कंजप्शन, इसको कंजप्शन के लिए पर्टिकुलरली यूज किया जाता है, तो उसको ग्रेन्स बोला जाता है। सीड कैन बी ट्रीटेड विथ फंजीसाइड पेस्टिसाइड, क्योंकि हमको इसको फिर से क्रॉप फील्ड में जाकर क्रॉप उगाना के लिए इसको यूज करना है, लेकिन ग्रेन्स को हम ट्रीट नहीं कर सकते फंजीसाइड पेस्टिसाइड में, क्योंकि इसको हम कंजप्शन के लिए यूज करेंगे। अगर हम इसको यूज करेंगे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, देन डेफिनेटली हमारे कंजप्शन के लिए ये सुइटेबल नहीं होगा। एंड थर्ड वन इज एम्ब्रियो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसमें एंडोस्पर्म इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हम बात करेंगे आगे एम्ब्रियो क्या है, एंडोस्पर्म क्या है। वाइटलिटी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छी वाइटलिटी नहीं होगी तो क्रॉप यील्ड भी अच्छी खासी नहीं होगी, लेकिन इसमें वाइटलिटी को कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि इसको तो हम खाने वाले हैं, हमारे पेट में जाने वाला है ये फील्ड में जाकर नई पेड़ पौधे इसमें इससे नहीं निकलने वाले हैं। ठीक है, तो वाइटलिटी की कोई इंपोर्टेंस ही नहीं रहती यहाँ पे। जेनेटिक प्योरिटी सीड में मस्ट होता है, क्योंकि अच्छी से जेनेटिक प्योरिटी नहीं रहेगा तो हमारे ट्रेट जो ट्रेट डिजायरेबल ट्रेट हमें चाहिए एक क्रॉप में वो भी मेंटेन नहीं रहेगा, लेकिन इसमें ग्रेन में ये सारे नेसेसरी नहीं होता। ये कम्स अंडर पर प्रीव्यू ऑफ सीड एक्ट, जो सीड एक्ट हमारे डिफरेंट बनाया गया है उसके अंडर सीड को सर्टिफाई किया जाता है, सर्टिफाई सीड को उगाया जाता है, लेकिन ये कम्स अंडर प्रीव्यू ऑफ फूड एक्ट। ठीक है, ग्रेन फूड एक्ट के अंदर आता है एंड सीड आपका सीड एक्ट के अंदर आता है। समझ में आ गया आप लोग को? बहुत ही गंदा हो गया है, 1 मिनट, लेट मी इरेज इट ऑल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
सीड टेक्नोलॉजी के बारे में अब बात करेंगे। सीड आपका पता चल गया, सीड किसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में और इसका क्या स्कोप है। Seed technology encompasses the scientific principles and applied practices involved in seed production. मतलब जो टेक्नोलॉजी हमें सीड को स्टडी करने के लिए कुछ कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है, कुछ कुछ प्रैक्टिकल अप्लाइड प्रैक्टिसेस हमें प्रोवाइड करता है, जहाँ से हम सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। सीड को प्रोसेस कैसे हम करेंगे, डिफरेंट टेक्नोलॉजी को हम प्रैक्टिसेस को यूज करके सीड को किस तरह से हम टेस्ट करेंगे, उसकी वाइटलिटी जेनेटिक प्योरिटी को ऑब्जर्व करने के लिए, एंड किस तरह से उसको स्टोरेज किया जाए ताकि उसकी हर एक ट्रेट, हर की जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रहे, सीड की वाइटलिटी मेंटेन रहे, सीड में कोई भी डिजीज पेस्ट अटैक ना हो। तो ये हर एक चीज के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसको सीड टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये इंटीग्रेट करता है ब्रीडिंग इनोवेशंस, किस तरह से ब्रीडिंग होता है, कौन कौन सी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से ब्रीडिंग होता है, एंड कौन कौन सी जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है जहाँ से हम सुपेरियर सीड वेराइटीज को डेवलप कर सकते हैं, विथ इम्प्रूव्ड यील्ड पोटेंशियल उसमें दे सकते हैं, स्ट्रेस रेजिस्टेंस इसमें डाल सकते हैं, एंड डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए उसमें हम कैरेक्टर भर सके। ठीक है, उसको बोलते हैं सीड टेक्नोलॉजी। वो सारी चीजों को इंक्लूड करके जो टेक्नोलॉजी बनता है उसको बोला जाता है सीड टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया। तो कोवन ने, एक साइंटिस्ट जो कि 1973 में, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था कि दैट डिसिप्लिन ऑफ स्टडी हैविंग टू डू विद सीड प्रोडक्शन। जो डिसिप्लिन ऑफ स्टडी हमें सीड प्रोडक्शन के बारे में बताता है, मेंटेनेंस के बारे में बताता है, क्वांटिटी एंड प्रिजर्वेशन के बारे में बताता है, उसको बोला जाता है सीड टेक्नोलॉजी। एंड फेस्टेजर 1975 में उन्होंने ये कहा था, सीड टेक्नोलॉजी के बारे में डेफिनेशन दिया था कि ये एक मेथड थ्रू व्हिच द जेनेटिक एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड कुड बी इम्प्रूव्ड। जिस टेक्नोलॉजी के दौरान, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम एक सीड का जेनेटिक एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन कर पाए, उसको बोला जाता है फेस्टिजर, सॉरी सीड टेक्नोलॉजी। इसको फेस्टिजर ने दिया था। मेकिंग सीड ए कैरियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब सीड एक न्यू टेक्नोलॉजी को कैरी कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड जनरेशन टू द न्यू जनरेशन। ए बेसिक टूल फॉर सिक्योर फूड सप्लाई। सिक्योर फूड सप्लाई को किस तरह से मेंटेन करें, एंड ए रैपिड एग्रीकल्चरल रिहैबिलिटेशन को किस तरह से, रिहैबिलिटेशन को किस तरह की वो रिप्रेजेंट करे, तो उसको बोला जाता है सीड टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया। तो the ultimate goal of seed technology is to ensure the availability of high quality seed that facilitate efficient crop establishment and robust agricultural performance। तो हमारा अल्टीमेट गोल यही होता है कि हम हाई क्वालिटी सीड को अवेलेबल करवाएं एंड एक एफिशिएंट क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट को फैसिलिटेट करें, एंड जो एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस होता है हमारे इतने अम्पुल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को खाना जुगाने के लिए, खाना प्रोवाइड करने के लिए, एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ खाना जुगाने के लिए, कंजप्शन के लिए, एक रोब्यूस्ट पैटर्न में, तो इसको बोला जाता है सीड टेक्नोलॉजी, और ये उसका अल्टीमेट गोल होता है। ठीक है। फिर सीड टेक्नोलॉजी का कुछ ब्रांचेस होता है। उस डिफरेंट ब्रांचेस होकर हम गुजरते हैं जब सीड टेक्नोलॉजी के बाद पढ़ते हैं। पर्टिकुलरली सीड जब क्रॉप यील्ड से लेकर स्टोरेज तक जाता है और फिर से वो क्रॉप सोइंग तक आता है, मतलब यील्ड फील्ड में उसको उगाने के लिए सोइंग करते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के थ्रू वो गुजरता है, तो उसको ब्रांचेस बोलते हैं। एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड एनकम्पासिंग सेवरल स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, तो ईच कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल गोल ऑफ डिलीवरिंग क्वालिटी सीड टू फार्मर्स। तो फार्मर को एक क्वालिटी सीड कैसे प्रोवाइड किया जाए, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, फील्ड से लेकर स्टोरेज तक। ठीक है, मतलब स्टोरेज से फिर से वो फार्मर तक जाएगा, फार्मर उसको फील्ड में डालेगा। तो ये इतने सारे जो जगह तक होकर गुजरता है, तो वहाँ पे क्वालिटी सीड किस तरह से मेंटेन होकर फार्मर तक पहुँचे, तो ये बहुत सारे ब्रांचेस के थ्रू पहुँचता है। जैसे कि सीड प्रोडक्शन, हम सीड प्रोडक्शन एक कैसे करेंगे, ग्रोइंग क्वालिटी सीड्स इसमें कैसे ग्रो करेंगे, उसके बाद हम सीड प्रोसेसिंग करेंगे कैसे, क्लीनिंग एंड ट्रीटिंग सीड्स किस तरह से होगा, क्लीन होगा, सीड सर्टिफिकेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में भी देखेंगे, कैसे क्वालिटी वेरिफिकेशन होगा सर्टिफिकेशन के दौरान, सीड टेस्टिंग को करेंगे बहुत अच्छी खासे लेबोरेटरी में, जैसे कि जर्मिनेशन एंड प्यूरिटी टेस्ट हमें इसमें पता चलेगा, सीड बायोलॉजी, सीड स्टोरेज, और जिसमें हम कैसे प्रिजर्व करेंगे सीड्स को, सीड एंटेमोलॉजी, अगर कुछ पेस्ट या फिर डिजीज हुआ है उसको कैसे मैनेज करेंगे, एंड लास्टली हम
सीड मार्केटिंग तो पहुंचते हैं, जहाँ पे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कमर्शियलाइज करेंगे क्वालिटी सीड को फार्मर तक पहुंचाने की, ताकि फार्मर उसको फील्ड में उगा के बहुत सारे हमको यील्ड दे सके। ठीक है, तो ये होता है सीड टेक्नोलॉजी के ब्रांचेस। तो की एस्पेक्ट्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी क्या है? तो उसका कुछ एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला एस्पेक्ट ये है सीड क्वालिटी एनहांसमेंट। तो पहले तो बात यह है, क्वालिटी सीड्स एग्जिबिट सुपेरियर जर्मिनेशन रेट्स। हमें पता है कि अच्छे सीड होगा तो जर्मिनेशन रेट भी अच्छा होगा, प्यूरिटी मेंटेन रहेगी, विग्योर मेंटेन रहेगी एंड यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी। तो क्वालिटी सीड ये सब कैरेक्टर अगर वो मेंटेन करता है तो उसको क्वालिटी सीड बोलते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जैसे कि सीड प्राइमिंग, कोटिंग, सीड पेलेटिंग। ये सारे होते हैं जो कि सीड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं बाय इम्प्रूविंग एमर्जेंस रेट्स, सीडलिंग vigor, ठीक है, प्रोवाइडिंग एन इनिशियल ग्रोथ एडवांटेज अंडर सब ऑप्टिमल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये सारे अगर हम टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं सीड में, तो क्या होता है, सीड की क्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत हद तक एनहांसमेंट हो जाती है। ठीक है, तो सेकेंड चीज है वो हाइब्रिड एंड जीएम सीड। ये भी एक एस्पेक्ट होती है सीड टेक्नोलॉजी की, कि हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स क्रॉस ब्रीडिंग जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पेरेंट्स प्लांट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद एनहांस्ड ट्रेड। अगर किसी पेरेंट का दो पेरेंट ऐसा चूज किया जाता है जो हमें डिजायरेबल ट्रेड दे सके, अगर हमें क्रॉप रेजिस्टेंट के लिए कुछ डिजायरेबल ट्रेड चाहिए होता है, तो ऐसे हम पेरेंट चूज करेंगे जो जिसका क्रॉप उस डिजास्टर रेजिस्टेंट करने के लिए कैपेसिटी रखते हो। ठीक है, तो उन दोनों पेरेंट को हम क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग निकलते हैं वो डिजायरेबल ट्रेड कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें हाइब्रिड एंड जेनेटिकल मॉडिफाइड जो सीड होते हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग इसमें हायर यील्ड को भी हम रखते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट को भी हम कंपल्सरीली रखते हैं। तो जीएम सीड्स जो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होते हैं, वो स्पेसिफिक जीन इनकॉर्पोरेट उसमें किया जाता है। जैसे कि हम हर्बिसाइड टॉलरेंस हो गया, जैसे कि अगर हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस कुछ जीन उसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो हम इसी दौरान हार्बिसाइड जो बनाते हैं उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, ये जो यूज होता है सीड्स वगैरह, हाइब्रिड एंड जीएम सीड, इसको पर्टिकुलरली क्रॉप लॉसेस के लिए यूज किया जाता है एंड इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, थर्ड जो एस्पेक्ट है वो है सीड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी का, जैसे कि सीड टेस्टिंग एंश्योर्स कॉम्प्लायंस विद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थ्रू जर्मिनेशन टेस्ट कुछ होता है, कुछ प्यूरिटी एनालिसिस टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, कुछ विग्योर असेसमेंट के लिए टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, ताकि हम सीड को टाइम टू टाइम टेस्ट कर पाए कि हम उसकी विग्योरिटी, मतलब उसकी विग्योर मेंटेन रहे, वाइटलिटी मेंटेन रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे। सर्टिफाइड सीड्स बहुत सारे रिगोरस इवैल्यूएशन के अंडर गुजरता है, और ये फार्मर्स को गारंटी देता है कि वो एक रिलायबल एंड प्रोडक्टिव सीड मटेरियल को असेस करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, सीड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन के द्वारा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होता है सीड की, एंड एग्रीकल्चरल मार्केट्स में भी ये एक ट्रस्ट बजाय रखता है कि हाँ ये एक क्वालिटी सीड है। ठीक है, तो इसी वजह से टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन में काफी सारा टेक्नोलॉजी यूज होता है। और एक की एस्पेक्ट होता है टेक्नोलॉजी का, वो है सीड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज में भी हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म सीड वायबिलिटी किस तरह की मेंटेन रहे, वो एक एसेंशियल फीचर होता है। हम उसको अगर कंजर्व कर पाए, कंजर्वेशन के लिए एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए एक सीड को लॉन्ग टर्म वायबिलिटी किस तरह से मेंटेन होकर रहे, वो भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, यूज किया जाता है। तो जे बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है जैसे कि क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड भार्ड्स, ये सारे यूज किया जाता है टू सेफगार्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग सीड्स फ्रॉम एनवायरमेंटल और जियोपॉलिटिकल डिस्टरप्शंस। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट हो गए सीड टेक्नोलॉजी का। तो हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी एंड कुछ इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट क्या है सीड टेक्नोलॉजी का। तो पहले सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सीड टेक्नोलॉजी प्लेज ए वाइटल रोल इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बाय रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन केमिकल इनपुट्स एंड कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो किस तरह से हम केमिकल इनपुट्स से जो हमारा जो निर्भर चलता है उसको हम रिड्यूस करें एंड नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, उसके ऊपर वो फोकस करता है। तो ड्रॉट टॉलरेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज मिनिमाइज वाटर यूसेज एंड पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। तो जो ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट होते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं, उसमें वाटर
को हम कैसे कम से कम मिनिमम यूज़ करें और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन को भी बहुत हद तक कम कर सके, उसके ऊपर ये काम करते हैं। क्रॉप्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी ये कट करते हैं एंड सॉइल की हेल्थ को भी एनहांस करते हैं, ठीक है, इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। प्रिसिशन ब्रीडिंग टेक्निक्स यूज होते हैं, जैसे कि जीन एडिटिंग, जो कि टारगेटेड इम्प्रूवमेंट्स, हम किस तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हमारे क्रॉप में, हम अगर प्रिसिशन प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, तो ये जीन एडिटिंग वगैरह हो सकते हैं। एक्सीलरेट डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेटिक रेजिलेंट जो क्रॉप्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट होते हैं, जो कि रिड्यूसिंग द नीड फॉर एक्सटेंसिव फील्ड ट्रायल्स, जो बहुत सारे फील्ड ट्रायल्स टाइम टू टाइम किया जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप को भी डेवलपमेंट को एक्सीलरेट करते हैं। तो इस तरह से ये सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन रखता है एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो टाइम टू टाइम पड़ता है हम ज़्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज़ करने से, वो भी कहीं हद तक कम हो जाता है। इकोनॉमिक सोशल इम्प्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन के द्वारा क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी हद तक फोस्टर होता है बाय इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट भी काफ़ी सारा होता है। जैसे कि हाई यील्डिंग रेजिलेंट सीड वेराइटीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं, तो ये स्टेबल फूड प्रोडक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं। मिटिगेट एडवर्स इफेक्ट्स, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हमारे इंडिया में बहुत सारे होते हैं, तो उसको भी मिटिगेट कर पाते हैं हम अगर काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी यूज़ करें। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ को भी वो मतलब मेंटेन रखते हैं। स्मॉल होल्डर फार्मर्स काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं इम्प्रूव्ड सीड वेराइटीज़ को एक्सेस करके, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है, वो बहुत सारे यील्ड भी निकल पाते हैं उससे। कंट्रीब्यूट टू रूरल डेवलपमेंट को भी से टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट करता है एंड पॉवर्टी एलिवेशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एक डेवलपिंग नेशन में, ठीक है। तो इस तरह की से टेक्नोलॉजी ये इस तरह की इम्पैक्ट डालता है हमारे सोसाइटी पे। फिर हम देखेंगे कुछ रोल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी इंडियन एग्रीकल्चर में। सीड टेक्नोलॉजी का रोल क्या होता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है, और जब सीड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको आता है क्वेश्चन, तो आंसर राइटिंग में आप ये सब सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी, कैरियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए कैरियर बन के आता है कि जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू क्वालिटी सीड्स ऑफ न्यू वेराइटीज वाइजली कंबाइंड विद अदर इनपुट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज यील्ड लेवल्स। जब हम कुछ सीड टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं विद क्वालिटी सीड, जिस सीड में अच्छी जेनेटिक प्योरिटी हो, वाइटलिटी हो, विक्योर हो, तो उसमें क्या होता है, आपको और कुछ इनपुट्स अगर हम इसमें अच्छी खासी यूज करते हैं वाइजली, तो ये हमारे यील्ड लेवल को बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देता है। इंडिया में क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेट वेराइटीज हेल्प किया है इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 12 मिलियन टन्स, ठीक है, मेकिंग द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट विद इन ए स्पान ऑफ जस्ट 10 ईयर्स। हम जब व्हीट वेराइटी, ड्वार्फ व्हीट वेराइटी को हमने इस तरह की सी टेक्नोलॉजी की मदद से इसको कल्टीवेट करने की कोशिश की, तो ये 10-12 मिलियन टन्स तक इंक्रीज हो गया है, जो कि हमें एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री के बीच हमारे नाम आ गई है। तो बेसिक टूल फॉर सिक्योर फूड सप्लाई, एक अच्छी सीड क्वालिटी की सीड जो होती है, ड्यू टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, हमारे जो टाइम टू टाइम हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम होती है इंडिया में, जिसके वजह से हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है, जिसके वजह से इम्पोर्ट सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड हो गया है हमारे इंडिया में, एक्सपोर्ट हो गया है, मतलब हम बाहर की कंट्री को बहुत सारे क्रॉप्स और ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं डिस्पाइट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। थर्ड जो रोल है वो है सिक्योरिंग यील्ड्स इन लेस फेवरेबल एरियाज, मतलब एक गुड क्वालिटी सीड ऑफ सुइटेबल वेराइटीज क्या करती है, हाई क्रॉप यील्ड को सिक्योर करती है। इवन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, जो डिजास्टर वाला एनवायरनमेंट होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस होता है, उसमें भी अगर हम गुड क्वालिटी सीड को एक सही टेक्नोलॉजी की मदद से यील्ड करते हैं, तो वो काफ़ी हाई वैल्यू ऑफ क्रॉप यील्ड देता है। जैसे कि एग्जाम्पल M35-1, जो कि एक ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी है ज्वार की, ये अभी तक एक बुन है इन ड्रॉट प्रोन एरियाज में ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है। एंड द फोर्थ रोल है रैपिड रिहेबिलिटेशन आफ्टर नेचुरल डिजास्टर। क्या होता है, इफ
इन वाइड स्प्रेड ड्रॉट, जो ड्रॉट कंडीशन में या फिर फ्लडिंग कंडीशन में, इट इज इकोनॉमिकल फॉर गवर्नमेंट्स टू मेंटेन ए नेशनल सीड रिजर्व स्टॉक। हम जो NSRS है उसके उसकी एक रोल है कि हम ड्रॉट एंड फ्लडिंग कंडीशन के लिए हमेशा तैयार रहे, ठीक है। तो NSRS प्लेज ए टू फोल्ड रोल, यहाँ पे एक रोल निभाता है। वो क्या करता है, तो इम्प्रूव्ड सीड प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड्स इन प्रोडक्शन एरिया, जहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी खासे होता है उस एरिया पे NSRS अच्छे क्वालिटी सीड प्रोवाइड करता है। एंड सप्लाइंग सीड फॉर रीसोइंग इन डिजास्टर रीजन, जिस जगह पे डिजास्टर हुआ है वहाँ पे रीसोइंग अच्छे से हो पाए उसको भी वो अच्छी खासी क्वालिटी सीड प्रोवाइड करता है। जहाँ पे फार्मर अच्छे मतलब टाइमली सीड उनको नहीं मिल पाता है, वहाँ पे गवर्नमेंट की इस ऑर्गेनाइजेशन की मतलब नेशनल सीड रिजर्व स्टॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो अपने हाथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि डिजास्टर के टाइम पे वो फार्मर को अच्छी क्वालिटी सीड प्रोवाइड करेगा इस रिजर्व स्टॉक से, ताकि हमारे प्रोडक्शन पे कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में जाकर, हमारे पॉपुलेशन ठीक से खाना पा सके टाइमली, ठीक है। तो ये होता है हमारी सीड टेक्नोलॉजी के रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर। के बाद हम डिस्कशन करेंगे कुछ मेजर गोल्स ऑफ सी टेक्नोलॉजी एंड उसके बाद देखेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ सी टेक्नोलॉजी। द गोल्स ये है कि सपोर्ट ग्लोबल एग्रीकल्चर, सी टेक्नोलॉजी फोकसेस ऑन 4 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो ग्लोबल एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट अभी तक प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको सॉर्ट करने के लिए सी टेक्नोलॉजी ने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है। तो पहला है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या होता है कि क्विकली स्प्रेडिंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज डेवलप्ड बाय प्लांट ब्रीडर्स टू फार्मर्स अक्रॉस रीजन्स। जो जितने सारे रीजन्स हैं जहाँ तक रीचेबल हो सकता है, तो फार्मर को न्यू एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड जो कि प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा डेवलप किया गया है उसको पहुंचाना है रैपिड मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से। सेकेंडली टाइमली सप्लाई करना है, ensuring quality seeds आर अवेलेबल बिफोर द प्लांटिंग सीजन बिगिंस। मतलब अगर आपको समर में खरीफ में करना है या फिर मानसून में करना है जो भी, तो उसी सीजन से बिफोर वो सीजन अराइव होने से पहले हमें क्वालिटी सीड पहुंचाना है फार्मर तक। प्रिवेंटिंग क्रॉप साइकिल डिस्ट्रप्शन, क्योंकि एक सीजन निकल जाने के बाद क्रॉप का वैल्यू यील्डिंग उतना नहीं आता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो बिफोर एक क्रॉप साइकिल डिस्ट्रप्शन होने से पहले हमें टाइमली सप्लाई कर देना है। क्वालिटी एश्योरेंस डेफिनेटली करना है कि क्योंकि गारंटिंग हाई जर्मिनेशन रेट, एक हाई जर्मिनेशन रेट अगर हम गारंटी करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्शन बहुत अच्छा आने वाला है। फिजिकल प्यूरिटी भी मेंटेन रखनी है एंड सीड बर्न डिजीजेस से फ्रीडम, मतलब फ्री जो सीड फ्री होगा सीड बर्न डिजीजेस से, उसी क्वालिटी सीड को हमें प्रोवाइड करना है। फिर रीजनेबल प्राइसिंग, प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीड टेक्नोलॉजी में, क्योंकि क्वालिटी सीड जो जितने सारे अच्छे क्वालिटी के चीज होते हैं उसका ब्रांड हो जाता है और उसका प्राइसिंग भी उसी तरह से बढ़ जाता है। तो हमें ये देखना है, ये फोकस करना है कि फार्मर्स तक जो स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स है स्पेशली, वो कैसे हाई यील्डिंग क्वालिटी सीड उनके पास पहुंचा सके विथ अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो ये मेजर का 4 गोल्स ने डिसाइड किया है सी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें डिसाइड करना है, ये हमारा गोल है। एंड की कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट में हमारा आता है सीड प्रोडक्शन, जो क्वालिटी सीड हमारे सीड टेक्नोलॉजी का पहला जो कंपोनेंट है की प्रोसेस है वो है सीड प्रोडक्शन। मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन टू मेंटेन जेनेटिक प्यूरिटी थ्रू मेथड्स लाइक आइसोलेशन टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, रॉगिंग मेथड यूज किया जाता है जिसमें ऑफ टाइप जो प्लांट्स होता है उसको मतलब रिमूव किया जाता है। एंड डू नॉट कन्फर्म टू वेराइटल स्टैंडर्ड्स, मतलब जो ऑफ टाइप प्लांट है जिनको हम वेराइटल स्टैंडर्ड्स नहीं मानते उनको हम निकाल देते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ये छोटे छोटे कुछ टेक्नोलॉजी हम यूज करके सीड प्रोडक्शन में अच्छे खासे सीड प्रोडक्शन में हम ये सारे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, जहाँ पे क्लीनिंग, ड्राइंग, ट्रीटिंग सीड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड उसमें वायबिलिटी की भी मेंटेन रखा जाता है ओवर मल्टीपल सीजन्स, ensuring सीड रिमेन फिट फॉर प्लांटिंग। जितने सारे सीजन वो कवर करता है उस सीजन में उसकी वाइटलिटी कैसे मेंटेन होकर रहे फॉर द नेक्स्ट सीजन, इसका भी ध्यान रखा जाता है। फिर सर्टिफिकेशन एक कंपोनेंट होता है जहाँ पे फॉर्मल वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत सारे होते हैं यूजिंग फील्ड इंस्पेक्शंस, बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं टू गारंटेड सीड्स क्वालिटी एंड
आइडेंटिटी टू द बायर, बिल्डिंग मार्केट कॉन्फिडेंस। तो मार्केट तक कैसे हमारे बिल्डिंग, ये सारे सर्टिफिकेशन इसी वजह से किया जाता है ताकि जो जो बिल्डिंग मतलब मार्केट तक पहुंचे, जो सीड जहाँ पे फार्मर खरीदता है या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खरीद के सीड प्रोडक्शन करता है, वो उनको उन पे कॉन्फिडेंस गेन हो कि हम क्वालिटी सीड खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। एंड द लास्ट स्लाइड जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस एंड कुछ फ्यूचर डायरेक्शन, हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। डिस्पाइट इट्स इमेंस पोटेंशियल, सी टेक्नोलॉजी फेसेस सिग्निफिकेंट challenges that must be addressed through balanced policy and innovation। वो क्या है, चलिए डिस्कशन करते हैं। तो पहला है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। द कॉम्प्लेक्स एंड वेरिंग रेगुलेशंस अक्रॉस नेशंस स्लो द अडॉप्शन ऑफ न्यू सीड टेक्नोलॉजी एंड लिमिट मार्केट एक्सेस। हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे जब सीड किस तरह से प्रोसेस होती है, किस तरह से उसकी टेक्नोलॉजीज काम करते हैं। तो हमारे इंडिया में जो भी है वो एक कॉम्प्लेक्स एंड वेरिंग रेगुलेशंस के थ्रू जाता है, तो जिसके वजह से इसे सीड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना थोड़ा ये लिमिट कर देता है, अडॉप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एंड मार्केट एक्सेसिबिलिटी को भी काफ़ी हद तक ये लिमिट कर देता है। पब्लिक एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जीएम क्रॉप्स में काफ़ी सारे हम न्यूज़ पढ़े हुए हैं, जैसे कि जीएम क्रॉप्स में थोड़ा कंसर्न हमको देखने को मिलता है। जैसे जीएम ब्रिंजल आ गया, बिट्टी कॉटन तो ठीक है, अभी तक जो जीएम का राइस वगैरह भी आया था मार्केट में, थोड़ा बहुत उसमें कंसर्न देखने को मिला, जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ आता है, जो कंज्यूमर में भी मतलब कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर एंड पॉलिसी डिसीजन ग्लोबली, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा बहुत जेनेटिकली क्योंकि मॉडिफाइड हुआ है, तो इसी वजह से थोड़े बहुत कंसर्न देखने को मिलता है। तो पब्लिक एक्सेप्टेंस भी काफ़ी हद तक ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है। थर्ड वन इज बायोडाइवर्सिटी एंड जेनेटिक इरोशन। इसमें क्या होता है कि द डोमिनेंस ऑफ फ्यू हाइल्डिंग वेराइटीज रिस्क एरोडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। कुछ हाइल्डिंग वेराइटीज ऐसे बनाया जाता है कि वो क्या करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को एकदम एरोड कर देता है, जो कि लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल रेजिलियंस के लिए एक थ्रेट बन जाता है। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज सीड मोनोपोलीज। वो क्या होता है, वो इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सीड ओनरशिप। कुछ ऐसे कंपनियां होते हैं जो सीड सर्टिफिकेशन के नाम पे अपने मोनोपोलीज चलाते हैं दुनिया में। तो फ्यू कॉर्पोरेशन रेजेस एथिकल एंड क्वालिटी कंसर्न, बाकी कितने सारे लोग होते हैं जहाँ पे करप्शन वगैरह होता रहता है। तो जो इसके वजह से स्मॉल होल्डर फार्मर्स ना बहुत सारे यहाँ पे फंस जाते हैं एंड उनको वो बहुत डिफिकल्टीज फेस करते हैं। तो ये सारे करेंट चैलेंजेस अभी इंडिया में हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेकर हम फ्यूचर डायरेक्शन क्या दे सकते हैं? पहले तो एआई एंड डिजिटल टूल्स। हम अगर आर्टिफिशियल, यहाँ पे रेड हो गया है, शायद मेरे एडिटिंग में भूल हो गया है, तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ब्लॉकचेन को, जहाँ पे हम सीड ट्रेसेबिलिटी को एनहांस कर सके, प्रेडिक्ट क्रॉप में किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है, जैसे कि आजकल ड्रोन में भी हम उसको मतलब क्या कहते कहते हैं उसको, ट्रैक कर पाते हैं कि क्या सही है, कि सब कुछ फील्ड में सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो ये सारे आर्टिफिशियल एआई की मदद से हम कर सकते हैं। सप्लाई चेन को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाय डिफरेंट एआई एंड डिजिटल टूल्स। आजकल मार्केट में बहुत सारे आ गया है डिजिटल टूल्स, तो उसको हम यूज करना सीख के ये सारी चीजें कर सकते हैं। सेकेंड जो फ्यूचर डायरेक्शन है वो है सिंथेटिक बायोलॉजी। वो क्या होता है कि एडवांसेस इन सिंथेटिक बायोलॉजी होल्ड प्रोमिसेस फॉर डेवलपमेंट नेक्स्ट जनरेशन सीड। तो हम किस तरह की बायोलॉजी को सिंथेटिकली यूज करें ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो सीड होगा उसको हम डेवलप कर पाए विथ अनप्रेसिडेंटेड प्रोडक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी। मतलब प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े, उसमें कुछ घटोतरी नहीं हो, एनवायरमेंटल भी इम्पैक्ट उतना नहीं आए, सस्टेनेबल वे में हम बना सके, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। एंड थर्ड वन इज एपिजेनेटिक एंड जीन एडिटिंग। वो क्या होता है कि एपिजेनेटिक रिसर्च एंड प्रिसिशन जीन एडिटिंग टूल्स, जहाँ पे जैसे कि क्रिस्पर एक होता है जो कि एनाबल टारगेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट विदाउट कंट्रोवर्सीज ऑफ ट्रेडिशनल जीएम अप्रोच। मतलब इस तरह की हम कुछ जीन एडिटिंग करें जहाँ पे जीएम अप्रोचेस को लेकर जिस तरह की कंसर्न बनी रहती है सोसाइटी में या फिर एनवायरनमेंट में, वो सारी चीज़ों का थ्रेट ना रहे और टारगेट क्रॉप इम्प्रूवमेंट हम अच्छी तरीके से कर पाए, वो सारी चीज़ों का हम कुछ ध्यान रख पाएंगे। तो द फ्यूचर ऑफ सी टेक्नोलॉजी लाइज इन इंक्लूसिव इनोवेशन। हमेशा हमें इसके ऊपर इनोवेट करना होगा। बहुत कटिंग एज साइंस को लेकर हमें कंबाइन
कटिंग एज साइंस को कंबाइन करना होगा विथ इक्विटेबल एक्सेस टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, स्पेशली इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन। ये सारे जो कंसर्न्स हमें देखने को मिलते हैं टाइम टू टाइम, क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो उसको अगर हम टैकल करेंगे तो कैसे करेंगे? हमें इस जो साइंस, सीड साइंस की टेक्नोलॉजी को कंबाइन करना होगा विथ फीड फूड सिक्योरिटी के साथ। ठीक है? तो ये सारे इनोवेशन, इसके वजह से, इसके लिए हमें बहुत सारे अच्छे खासे इनोवेशन की ज़रूरत है, जो एक सीओ मैंने मतलब जिसके बाद हमें सी टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे फीचर्स हमें आगे देखने को मिल सकता है। तो ये रहा हमारा सी टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन और इसकी इम्पोर्टेंस। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर तक जाएँगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।